सो माई सेल्फ नेटवर्क सिंह और बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने नीट की प्रिपरेशन 12th के बाद स्टार्ट की थी और मेरा जो प्रिपरेशन का सोर्स था वो ऑनलाइन। जब मैंने नीट का एग्जाम दिया तब मेरे मार्क्स आए थे 676 विद ऑल इंडिया रैंक 112 इस रैंक पे मैंने एम्स जोधपुर चूज किया मेरे आगे के एमबीबीएस कोर्स के लिए। इस कॉलेज को चूज करने का सिर्फ एक ही रीजन था कि यहाँ पे जो फी है एकेडमिक फी वो काफी ही कम है। मेरे जो पिताजी है वो फार्मर है तो वो इतनी हाई लेवल की जो फी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एंड दूसरा ये कि यहाँ की पढ़ाई काफी अच्छी है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, इसलिए मैंने इस कॉलेज को चूज किया। हाँ, नीट के एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन का मेरा जो मोटिवेशन था वो ये था कि हमारी फैमिली में हम 3 भाई बहन हैं। मेरे बड़े भैया लॉन एडवाइजर है और छोटी सिस्टर अभी 12th में। तो ये था कि मतलब फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और मैंने ये भी सुना था कि अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आप मतलब ऐसे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं। तो मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था। वो जो आज जिस कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं उनसे उनको वहां से उठा के तो उस वहां तक लेके जाना चाहता था कि उनकी लाइफ काफी कंफर्टेबल हो जाए। और यही मेरा मेन मकसद था कि मैं नीट करूँ आगे एमबीबीएस करके एक अच्छा। प्रिपरेशन का जो मोड था सबसे पहले मैंने एलन ज्वाइन किया था और वहां पे मैं 3 महीने गया। उसके बाद मैंने उस कोचिंग को छोड़ दिया था। रीजन ये था कि वहां पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे 12th के जो कॉन्सेप्ट थे वो काफी वीक थे, फिजिक्स काफी वीक। तो जब मैं वहां पे गया तो मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा था उस ऑफलाइन मोड में कॉम्पिटिटिव ऑरा देख के। मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था कि मैं बहुत पीछे रह रहा हूँ। तब मैंने उस कोचिंग को छोड़ा एंड देन मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया। ऑनलाइन मैंने शुरुआत में तो ऐसे रैंडम वीडियोस देखे फिजिक्स के लिए। देन मैंने एक्सीडेंटली पाया कि फिजिक्स वाला नाम का चैनल है जो बच्चों को पढ़ाता है नीट के लिए। तब मैंने वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट की। बट कंडीशन ये थी कि उन्होंने भी सिलेबस पूरा नहीं करवा रखा था, उन्होंने भी नया नया शुरू किया था। तो मेरे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट तक मेरा सिलेबस ही कंप्लीट हुआ। देन थर्ड अटेम्प्ट तक उनका सिलेबस उन्होंने कंप्लीट किया, मेरी ओर से मैंने भी मेरा सिलेबस कंप्लीट किया एंड मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आपने सर बिल्कुल सही कहा कि शुरुआत में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है किसी भी नई जर्नी में। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सिंस मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करता था तो मेरे पास गाइडेंस की बहुत कमी थी कि आगे कैसे नीट के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, कौन सी बुक्स पढ़नी होती है। तो और उस टाइम इतना भी मुझे नॉलेज नहीं था कि यूट्यूब पे नॉलेज मतलब अवेलेबल है गाइडेंस कि आप उससे हेल्प ले सकते। मैंने रैंडमली अपने तरीके से बुक्स खरीदी। बहुत मतलब ऐसा भी था कि मैंने बहुत हाई लेवल की बायोलॉजी की बुक्स खरीद ली थी कि मतलब इतना मुझे पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स मेरा वीक था, उस पर मैंने फोकस ही नहीं किया। फिर मैंने जाके जैसे सब लोग कर रहे थे कि किसी हाई लेवल की कोचिंग को ज्वाइन कर लो, मैंने भी वैसा ही किया। लोगों को फॉलो करते हुए हाई लेवल की कोचिंग को ज्वाइन किया बिना ये समझे कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी कंडीशन क्या है, क्या मैं उस कोचिंग में एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं। मैंने उनको फॉलो किया और मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई क्योंकि मैं उस माहौल के लिए नहीं बना था कि मैं 100 लोगों की या 125 लोगों की भीड़ में बैठ के पढ़ सकूं। देन ये मेरे को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई। दूसरा ये कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम मैंने बोला कि मेरे पिताजी फार्मर थे। तो उन्होंने जो कोचिंग के लिए 1,30,000 एडजस्ट किए थे वो उन्होंने 4 साल मतलब मेहनत करके फिर इकट्ठा किए थे, क्योंकि मैंने उन्हें क्लास 8 से ही कहना शुरू कर दिया था कि मैं अगर कोचिंग करूंगा तो एलन से करूंगा क्योंकि सब लोग वही से करते हैं। तो उन्होंने मतलब पैसे इकट्ठा कर करके मतलब उन्होंने मुझे बोला कि जब तक तेरी 12th होगी तब तक हम इतना इकट्ठा कर लेंगे, और उन्होंने किया भी। लेकिन मुझे आज भी रिग्रेट है कि मुझे गाइडेंस नहीं मिला या फिर ये कि कुछ मैंने भी रिसर्च नहीं की, जिस वजह से वो पैसा भी बर्बाद हुआ और मुझे वो कोचिंग भी बाद में छोड़ना पड़ा। एनसीईआरटी के बारे में तो अभी मतलब ऐसा है कि जितने भी नीट स्टूडेंट्स हैं सभी को बहुत डाउट रहता है। उन्होंने ये सुना भी है कि मतलब एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आता है, फिर भी एक बिलीव नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि वो जिस मॉक टेस्ट में एनरोल्ड होते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि एनसीईआरटी से बाहर भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं पेपर्स में, तो उनके मार्क्स कम आते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मार्क्स तो काफी कम है और एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ। लेकिन रियलिटी वो ये है कि अब एनटीए नीट का पेपर सेट करता है और जैसे ही मतलब आगे से आगे जैसे टाइम गुजर रहा है उनका पेपर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होता जा रहा है।
जैसे कि जब मैंने नीट 2021 में एग्जाम दिया था तो 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। नीट 2022 में और भी कम थे। तो इस तरीके से उनका जो एनसीईआरटी पे जो बेस होना है वो ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा मानना यही है कि एनसीईआरटी अगर कोई स्टूडेंट सही से पढ़ता है तो एक बार नहीं, उसको कई बार पढ़ना पड़ेगा। सिंस आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड कर रहे हैं तो जो एक सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं उसे कई बार पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं मेरा बताऊं तो मैंने बायोलॉजी को लगभग 10 से 12 बार पढ़ा था नीट एग्जाम से पहले। फिजिक्स को भी पढ़ा था और केमिस्ट्री को भी पढ़ा था। इस वजह से मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। बायोलॉजी में एक जो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था वो भी एनसीईआरटी से ही हुआ था। उसका भी मुझे आज बहुत रिग्रेट है कि वो क्वेश्चन मेरे एनसीईआरटी से गलत। बायो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों में तो स्टूडेंट को एनसीईआरटी ही बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए और लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए। प्रॉब्लम होता है फिजिक्स में कि फिजिक्स की एनसीईआरटी को कैसे पढ़े। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ना होता है और ना ही ऐसा होता है कि आपको हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ना है। फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स ही ऐसे होते हैं जिनको एनसीईआरटी से प्योरली पढ़ना होता है। बट ये है कि फिजिक्स में जो एक्सरसाइज दे रखी होती है बैक में या फिर जो उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं उसे स्टूडेंट को सॉल्व करना ही चाहिए। उसे 3 से 4 बार सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो पेपर होता है उसमें उस सॉल्व एग्जाम्पल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर स्टूडेंट अप्रोच करता है फिजिक्स की एनसीईआरटी को भी तो वो उसमें भी अच्छा इसको कर सकता है। हाँ बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि फिजिक्स तो बहुत ट्रिकी है क्योंकि मेरा तो सबसे वीक पॉइंट ही यही था। अगर मेरा सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका रीजन सिर्फ इतना सा था कि मेरा फिजिक्स तब भी अच्छा नहीं हुआ था। मतलब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में फिजिक्स में मार्क्स थे 38 आउट ऑफ 180, सेकंड में 100 एंड थर्ड में 160। तो मैंने किस तरीके से इसको अप्रोच किया कि मुझे ये पता चल गया था कि मुझे थोड़े से मेरे सोर्स लिमिटेड रखने पड़ेंगे क्योंकि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं सब कुछ पढ़ सकूँ फिजिक्स में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी प्रिपरेशन का सोर्स था फिजिक्स वाला अलग पांडे सर। तो मैंने उनसे ही फिजिक्स को कंप्लीट किया था। उनके मैं वीडियो लेक्चर्स देखता था और वही से नोट्स बनाता था। नोट्स बनाने के बाद मैं उनके ही नोट्स को बार बार प्रैक्टिस करता था। एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जाम्पल्स को सॉल्व करता था और फाइनली नीट के जो 40 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस होते थे उनको अटेम्प्ट करता था। क्योंकि मेरे जो मैंने जो टॉपर्स के इंटरव्यू देखे थे सेकंड अटेम्प्ट के टाइम तो उन्होंने ये बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन से रिपीट होते हैं और अगर वो क्वेश्चन देखे देखे से होंगे तो आप उनको जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम में बढ़ेगा। इस वजह से मैंने नीट के प्रीवियस क्वेश्चन तो किए ही, साथ में जेई मेन के भी लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन किए ताकि मुझे एक एक्स्ट्रा एज मिल सके। अगर कोई क्वेश्चन टफ आए तो मैं वहाँ डिमोटिवेट ना हो और उसको भी अच्छे से सॉल्व कर। केमिस्ट्री को तो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है और मेरे लिए तो ऑर्गेनिक बहुत टफ पड़ता था क्योंकि पहले मैं क्या करता था कि ऑर्गेनिक को मुझे ये पता था कि एनसीईआरटी से पढ़ना है तो मैं उसे एनसीईआरटी से बायोलॉजी की तरह रीडिंग शुरू कर देता था। बट प्रॉब्लम ये होती थी कि जो नेम रिएक्शंस होती थी या कोई मैकेनिज्म है वो मैं एग्जाम में भूल जाता था। मुझे याद ही नहीं आता था कि इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, बाई प्रोडक्ट क्या होगा। तब मुझे किसी ने बताया कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको अच्छे से याद हो। तो मैं यही करता था कि मैं एक रफ कॉपी ले ली थी मैंने और मैं हर एक चैप्टर की जितनी भी रिएक्शंस होती थी उन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करता था। और हर सुबह बैठ के मैं यही करता था कि एक बार उन रिएक्शंस को लिखूं किसी एक चैप्टर की ताकि वो मुझे याद हो। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक में तो इम्प्रूवमेंट होने लगी। बात करें इनऑर्गेनिक की तो पूरी एनसीईआरटी से आती है लेकिन फिर भी उसमें मार्क्स गेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बार बार अपन भूल जाते हैं। वो एक वॉलेटाइल सब्जेक्ट है। आप आज पढ़ेंगे 3 दिन बाद शायद आपको वापस याद ना आए कि उसमें क्या था fact। तो उसके लिए यही है कि आपने जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो आप बार बार भूल जाते हैं उन्हीं को बार बार देखा जाए। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको हर लाइन भूल जाते हैं, कुछ तो थ्योरी होती है जो आपको याद रह जाती है, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आप भूल जाते हैं। उन फैक्ट्स को हाईलाइट करके रखें और उन्हीं को बार बार रिवाइज करें। एडिशनल बुक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने यूज नहीं की थी क्योंकि ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब नीट में जो होता है वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया। तीनों सब्जेक्ट में बायोलॉजी मेरा फेवरेट था और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मोस्ट ऑफ नीट एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनका फेवरेट बायोलॉजी होता है। एक तो ये कि 50% होता है, दूसरा ये कि थोड़ा ये लोगों को फिजिक्स के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा इजी लगता है लेकिन इसमें ये जितना आसान लगता है उतना है भी नहीं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है
कि बच्चे बहुत सारी सिली एरर्स कर देते हैं पेपर अटेम्प्ट के टाइम। लाइन सही से नहीं पढ़ते, जिससे से नोट लिखा हुआ नहीं देखते, तो वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं नॉलेज होते हुए भी। तो इसको मैंने किस तरीके से टैकल किया कि बायोलॉजी में मैंने सबसे पहले लेक्चर देखता था, उससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था कि इस टॉपिक में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है। वो कॉन्सेप्ट समझने के बाद उससे रिलेटेड फैक्ट्स, क्या लाइन है जो आपको याद रखनी है, उसके लिए फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ता। तो होता ये था कि एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो वो लाइन हमको हर एक लाइन अच्छे से समझ में आ जाती थी कि हाँ, ये एक स्टोरी की तरह से चल रहा है। जब वो एक बार मैं उसे पढ़ लेता था, तो उसमें वो पॉइंट मैं हाइलाइट कर लेता था, जो मुझे ऐसा लगता था कि ये फैक्चुअल है या ये मैं भूल सकता हूँ आगे। तो उनको हाइलाइट करने के बाद उसके साथ में जो एसोसिएटेड डायग्राम्स होते हैं, जो एनसीईआरटी में दे रखे होते हैं, उनको भी मैं पढ़ लेता। इस तरीके से जब मैं टॉपिक वाइज़ हर एक मतलब पूरा कंप्लीट करता था, तो फाइनली ऐसा होता था कि चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता था। फिर भी एक रहता था कि इसको रिवीजन की ज़रूरत है। तो सपोज़ अगर मैं आज मैंने पहला चैप्टर किया, तो जब मैं आगे 7 दिन बाद या 8 दिन बाद उस चैप्टर को वापस रिवाइज़ करता था, ताकि अगर कोई मेमोरी या कोई फैक्ट अगर मैं भूल गया हूँ, तो वापस वो मुझे याद आ जाए। और इसी तरीके से नीट 2021 देने से पहले मैंने एनसीईआरटी को 10 से 12 बार रिवाइज़ किया, और जिस वजह से मेरे मार्क्स 360 में से 355 आए। अ, जैसा कि मैंने सर आपको इंटरव्यू की शुरुआत में बताया था कि मैंने नीट की प्रिपरेशन 12th के बाद शुरू की थी, कोचिंग जॉइन। उससे पहले मेरी जो 11th-12th थी वो जेएनवी से थी, जवाहर नवोदय विद्यालय, हमारे डिस्ट्रिक्ट पाली से। तो वहाँ पे ऐसा था कि मतलब ऐसे कॉम्पिटिशन बेस्ड तो प्रिपरेशन आपको करवाई नहीं जाती थी, तो मैं नॉर्मली ऐसा था कि मतलब बोर्ड्स के लेवल का पढ़ता था। और दूसरा ये था कि मुझे फिज़िक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं इतना अच्छे से तो नहीं पढ़ता था। मेरा मानना ये था कि जब आप कोचिंग में एंटर करते हैं, तो आपको सब कुछ वहीं पे सिखाया जाएगा। आपका अगर कॉन्सेप्ट वीक है, तब भी आप वहाँ पे अच्छा कर लेंगे, बट ये हकीकत नहीं है। आपको पहले खुद को कॉन्सेप्ट आने चाहिए थोड़े बहुत, तभी आप उस कोचिंग को फेस कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपको डिमोटिवेशन होगा, उसको आप झेल सकते हैं। तो इस तरीके से जब मेरा 10th और 12th ऐसे मतलब 11th-12th ऐसे ही निकल गया था, और उसमें मेरे 88 परसेंटेज थे। उसके बाद मैंने कोचिंग जॉइन किया, तब रियलाइज़ हुआ कि मुझे 12th नहीं आता है। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तक का तो टाइम बहुत ही खराब गया था। मेरे को मतलब ऐसा मान के चल सकते हैं कि ओनली 30% सिलेबस कवर हुआ था, बाकी सब बचा था। लेकिन उस 1 साल में मैंने इतना सीख लिया था कि अब मुझे कैसे टैकल करना है किसी सब्जेक्ट को। तब मैंने 1 साल खत्म होने के बाद जब मैंने दूसरे अटेम्प्ट की प्रिपरेशन की, तब मैंने अच्छे से पढ़ा था। मैंने दोनों सब्जेक्ट को साथ-साथ पढ़ता था। जैसे अगर मैंने एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ा है, तो दूसरा चैप्टर में फिजिक्स 11th का अगर एक पढ़ा है, तो दूसरा मैं फिजिक्स 12th का पढ़ता था। ताकि एक जो ऐसा रहे कि मतलब मल्टीपल चैप्टर साथ-साथ चलते रहे, माइंड की जो स्विच करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़े, कि अगर आप आज अपने वर्क एनर्जी पार पढ़ाएँ, तो साथ में मॉडर्न फिजिक्स को भी पढ़ सकें, ऐसा आपका होना चाहिए। क्योंकि नीट में क्वेश्चंस बहुत ही रैंडम होते हैं। इसी कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए मैं एक चैप्टर 11th का, एक चैप्टर 12th का पूरा करता। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता था कि अगर कोई चैप्टर 12th का, 11th का लेंथी है, तो उस टाइम में एक ही चैप्टर को पूरा कर पाता। टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर बात करूँ, तो बायोलॉजी को तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता था, क्योंकि बायोलॉजी मेरा थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग था, तो मैं उसको दिन का 1 घंटा बायोलॉजी को अलॉट कर देता था, वो मैं सुबह रखता था, कि सुबह अगर मैं 1 घंटे बायोलॉजी पढ़ लूँ, तो मुझे इसकी चिंता नहीं रहेगी कि मैंने बायो नहीं पढ़ी। तो 1 घंटा उसको पढ़ के फिर मैं बायो को रख देता था। बायोलॉजी करने के बाद रही बात फिज़िक्स की और केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स को मैं इक्वल टाइम अलॉट करता था। और ऐसा था कि टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो अगर टाइम वेस्टेज रोका जा सके, तो टाइम मैनेज ऑटोमैटिकली हो जाता। मेरा जो टाइम वेस्टेज होता था, सिंस मैं ऑनलाइन पढ़ाई करता था, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था कि यूट्यूब। यूट्यूब पे मतलब आपको ऐसे वीडियो सजेस्ट किए जाएँगे जिसको आपको देखना पसंद हो, कुछ आपको मूवीज़ सजेस्ट की जाएगी, तो मेरे को उससे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरा कभी-कभी तो 1-1 घंटा तक वेस्ट हो जाता था, फिर मुझे बहुत रिग्रेट भी होता था। और डीमोटिवेशन और होता था कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट होने के बावजूद भी मैं सही से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जैसे यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन इसलिए है, क्योंकि जो आपकी आईडी बनी हुई है, उसपे आप पहले ही आपके इंटरेस्टेड वीडियो देखते थे, तो वो आपको बार-बार सजेशन में आता। मैंने क्या किया कि मैंने मेरी नई आईडी बनाई और उससे यूट्यूब को लॉगिन किया, जिससे रैंडम वीडियोज़ आते थे, जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था। तो इसके बाद मैंने यही हमेशा ध्यान रखा कि मैं जो मुझे वीडियोज़ पसंद है, उनको मैं कभी सर्च ना करूँ, जिससे मेरा टाइम सेव हो सके, और मैंने उसको ऐसा ही किया। दूसरा ये कि मैंने मेरे ऑनलाइन लर्निंग टाइम को भी फ्रीज़ कर रखा था।
कि मैं ऑनलाइन पढ़ता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं दिन के 12 घंटे अपने पास फ़ोन लेके मैं फिक्स कर दिया था कि मैं सुबह के 4 घंटे ऑनलाइन जितना भी मुझे पढ़ना है, जो भी लेक्चर देखने हैं वो मैं कर लूँगा। उसके बाद मैं मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, मैं मेरी एनसीईआरटी पढ़ूँगा। तो जब पूरे टाइम मेरे पास फ़ोन रहता ही नहीं था, तो मेरा टाइम वेस्ट भी कम होता था। तीसरा जो मैंने टाइम वेस्टेज को रोकने के लिए काम किया वो ये था कि हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल में थोड़े डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, मतलब क्योंकि आप कोचिंग तो जा नहीं रहे, पूरे दिन हॉस्टल के रूम पे बैठे हैं, तो ये हो सकता है कि लोग आपके रूम पे आके बातें कर रहे हैं या फिर ये कि आप कहीं घूमने चले गए। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने हमारे हॉस्टल के पास लाइब्रेरी थी, उसको जॉइन कर रखा था और वहीं पे जाके पूरे टाइम पढ़ता था। सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक, बीच में मैं लंच ब्रेक लेता था और एक टी ब्रेक लेता था। उसके अलावा वहीं पे पढ़ते-पढ़ते ऐसा होता था सर कि कभी-कभी बहुत थकान ऐसे लगती थी या फिर ऐसा कभी-कभी ना जाने बिना किसी रीज़न के भी मतलब ऐसे मन थोड़ा दुखी हो जाता था। ये अटेम्प्ट तीसरा था, दूसरा था कि हम कितने लोगों से पीछे क्यों हैं और बहुत मतलब ऐसे कभी-कभी स्ट्रेस भी फ़ील होता। तो सबसे पहला तो ये कि मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता था। मैं कभी-कभी ऐसा होता था कि पढ़ते-पढ़ते भी गाने सुन लेता था, जिससे मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स रहे। इसके अलावा मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठता था, तो मैं थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर लेता था लाइक जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ होती है वो करता था जिससे माइंड थोड़ा काम रहे, आपके सोचने की कैपेबिलिटी बढ़े, वो कर लिया एंड मैं जैसे ही थक जाता था तो 10-15 मिनट का बीच में ब्रेक ले लेता था ऐसे। या फिर मैं चाय पी लेता था या थोड़ा ऐसे मतलब कुछ खा पी लिया, जिससे थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ, रेस्ट हो गया है, अब वापस से पढ़ने बैठते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आप 3-4 घंटे या 7-8 घंटे कंटिन्यू ना पढ़ के अगर बीच में ब्रेक ले लेकर पढ़ते हैं, तो आपका माइंड ऐसे मतलब हमेशा ऐसे एक एनर्जाइज़्ड फ़ील करता है और आप उसे अच्छे से पढ़ भी पाते हैं। और स्टूडेंट को ऐसा करना भी चाहिए कि बीच में पढ़ते-पढ़ते रेस्ट ले थोड़ा-सा, ताकि वो अच्छे से एफ़िशिएंटली अपनी स्टडीज़ कर सकें। मेरे लिए तो 3 साल थे मेरी प्रिपरेशन के, क्योंकि मेरे 3 अटेम्प्ट थे और उसका रीज़न मैंने आपको बताया जैसे कि मुझे सही से गाइडेंस नहीं मिला। और मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता था, ये भी मैंने बताया कि मैं ये चाहता था कि मेरी फैमिली की कंडीशन चेंज हो जाए, जो वो आज जिस कंडीशन में कंडीशन आगे उन्हें ना जीना पड़े। डिमोटिवेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये करियर या ये जो कोर्स था, ये जो एग्ज़ाम था, ये मैंने खुद ने चूज़ किया था। क्योंकि फैमिली में इतने लिटरेट लोग नहीं है जो मुझे ये बोले कि आप नीट करो। ये मैंने खुद ने पता करके चूज़ किया था कि मैं नीट करना चाहता हूँ, आगे डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब अगर उस मोमेंट पे अगर मेरे मार्क्स कम आते हैं और मैं डिमोटिवेट होके इस एग्ज़ाम को छोड़ दूँ या मैं वो काम करने लगूँ जो मुझे नहीं करने चाहिए, तो मेरी फैमिली मुझे ताने मारेगी, मेरे आस-पास के लोग मुझे कहेंगे और वे लोग जो मेरे साथ में पढ़ रहे थे, जो सेलेक्ट होंगे, वो अलग से कहेंगे कि यार तूने क्या किया? जब तूने खुद ने चूज़ किया था तो तू इस एग्ज़ाम को ही क्रैक नहीं कर पाया। और एक और रीज़न कि अगर मैं नीट एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करता, अगर मैं इसे बीच में छोड़ देता तो आगे अगर लाइफ़ में मैं कुछ भी काम करने से पहले मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं कुछ शायद उसे अच्छे से कर पाऊँगा। क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता कि पहले भी मैंने किसी काम को शुरू किया था, उसको मैंने बीच में ही छोड़ दिया और वो काम मुझे करना चाहिए था। वो काम इतना ज़रूरी था कि उसके बिना फैमिली की कंडीशन तो इम्प्रूव नहीं हो सकती थी। जब मैं उस काम को ही सही से नहीं कर पाया इतने कंपल्शन के साथ, तो मैं आज जो काम शुरू कर रहा हूँ, उसे मैं कैसे पूरा कर पाऊँ? यही मेरा मोटिवेशन था कि ये फैसला मेरा खुद का था, तो इसे पूरा करना भी मेरी खुद की ज़िम्मेदारी बनती है। अगर मिस्टेक्स की बात करें तो कुछ मिस्टेक्स तो थी जो मैंने भी की थी। जैसे कि शुरुआत में मैंने बहुत हाई लेवल की बुक्स खरीद ली थी जो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़रूरी है। बट की रियलिटी ये थी कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो मैंने उन बुक्स में बहुत टाइम वेस्ट किया। जैसे मैंने बायोलॉजी के लिए बुक्स खरीदी थी हाई लेवल की जो कि मुझे नहीं पढ़नी चाहिए थी क्योंकि वो उतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं। और सिंस मेरे पास टाइम भी कम था फिर भी मैंने उसको टाइम दिया, ये मेरी गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि मैं बीच का एक ऐसा टाइम भी आया था कि मैं फ़ोन की तरफ ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मैं वीडियोज़ देखता था ऑनलाइन, मैं ऐसे मूवीज़ देखने लग गया था और मुझे ऐसा रियलाइज़ भी नहीं हो रहा था कि मैं गलती कर रहा हूँ। लोगों ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन फिर भी मैं उसी पे लगा। ये 2 तो मेजर ऐसी मिस्टेक्स थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो ऐसे कोई बाकी तो मैंने गलती शायद नहीं की थी, लेकिन फिर भी मुझे फिज़िक्स पे थोड़ा टाइम देना चाहिए था। बायोलॉजी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था तो और मुझे अच्छा लगता था, तो मैं उसी को पढ़ता था। फिज़िक्स मैंने बहुत कम फ़ोकस किया और जिस वज़ह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स फेस हुई, मुझे 3 अटेम्प्ट भी लगे। तो अगर मैं ये गलती ना करता शायद मैं टाइम को सेव कर
मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 10th के बाद ही नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका अल्टीमेट गोल तो यही है कि आपको नीट करना है, तो आपको 10th के बाद स्टार्ट करो। आप 11th-12th में अपनी नीट की प्रिपरेशन कर लो। इन 2 टाइम में ये होगा कि आपका स्कूलिंग भी हो जाएगा और आप कोचिंग भी कर लेंगे, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे और 12th होते ही आप एमबीबीएस में एंटर कर सकते हैं। तो मेरी तरह बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। उन बच्चों के लिए मेरी इतनी सी एडवाइस है कि एक तो बहुत मतलब ब्रेव माइंड होना चाहिए सेल्फ स्टडी करने के लिए, क्योंकि उसमें आपको वो गाइड करने वाला नहीं है, आप पे कोई देख-रेख करने वाला नहीं है। तो वो बच्चे जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं काफ़ी ब्रेव हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, बस आपको ध्यान इतना सा रखना है कि आपको इस ऑनलाइन मोड में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे आपको अपने माइंड को डिटरमाइंड बनाना है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर आप किसी ऐप से भी पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको किसी तरीके की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होना है। आप अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक ऐसे ऐप्स को ना रखें, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नीट क्लियर करने के बाद आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं। तब तक सिर्फ़ अपना फ़ोकस पढ़ाई पे रखें और ये साबित करके दिखाएँ कि आप बहुत फ़र्म हैं और आप बहुत डिटरमाइंड हैं। मंथली टेस्ट के बारे में बताऊँ तो मैंने तो ऑनलाइन पढ़ाई की थी, तो मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखी थी। एक तो थी एलन कोचिंग की और दूसरा था फिज़िक्स वाला। तो एलन जो कोचिंग थी उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी कम आते थे, जैसे 550, 560 मेरे थर्ड अटेम्प्ट तक भी इतने ही आ रहे थे। उसका रीज़न ये होता था कि वहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा आते थे। जैसे बायोलॉजी में कभी-कभी ऐसा होता था कि 90 में से 20 क्वेश्चन्स तो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाते थे और मैं एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ता था, तो वहाँ मेरे मार्क्स कट जाते थे। इसके अलावा फिज़िक्स थोड़ा हाई होता था, तो वो भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता था, तो मेरे मार्क्स कम आते थे। बट अगर बात करें फिज़िक्स वाला टेस्ट सीरीज़ की, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड होती थी। इसमें मतलब ऐसा होता था कि बायोलॉजी आपकी एनसीईआरटी से होगी, फिज़िक्स भी मतलब उसी लेवल को मैच करता है जो एक्चुअल नीट एग्ज़ाम में आता है। तो वहाँ मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आते थे, लाइक 620, 630 इतने आते थे। फिर मैं हमेशा यही रखता था कोशिश कि जो मेरे एनसीईआरटी से क्वेश्चन्स गलत हुए हैं, उनको मैं सही से करूँ, उन पे मैं फ़ोकस करूँ। मैं हमेशा मेरा एम यही रहता था कि चाहे पेपर कितना भी टफ आए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं, तो मतलब मेरा ट्रैक सही है, मैं सही से प्रिपेयर कर रहा हूँ। नीट एग्ज़ाम तो था मेरा, जहाँ तक मुझे याद है 12th को था। तो उसमें ऐसा था कि उस दिन मुझे बहुत मतलब डर भी लग रहा था कि अब ये लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि पेरेंट्स ने मना कर रखा था कि इसके बाद कोई अटेम्प्ट नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें जो भी करना है इस अटेम्प्ट में करना है, अदरवाइज़ तुम्हें जो बीडीएस वगैरह मिले तुम वो लेना पड़ेगा। तो मेरे तो ये लास्ट चांस ही था, तो डर भी बहुत लग रहा था। मैं एग्ज़ाम हॉल में एंटर किया। लगभग हम आधे घंटे तक वहाँ पे बैठे रहे, नहीं सॉरी, हम हमको 11 बजे ही एंट्री मिल गई थी और हमारा एग्ज़ाम 2 बजे शुरू होने वाला था, तो हम इतनी देर लगभग अंदर बैठे रहे और अंदर एग्ज़ाम हॉल में और भी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा था कि अब एग्ज़ामिनर भी सामने बैठे, पेपर तो अभी तक मिला नहीं, तो बहुत ऐसे एंग्ज़ायटी हो रही। लेकिन बीच-बीच में जैसे पानी पिया या जो अपने पैर हैं उनको वॉश किया ताकि थोड़ा ऐसे गर्मी कम लगे, ताकि थोड़ा स्ट्रेस कम लगे। फिर जब पेपर शुरू हुआ तो मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि मैं किस सब्जेक्ट से शुरू करूँगा, लेकिन मैं हमेशा बायोलॉजी से करता था, तो मैंने बायोलॉजी से ही स्टार्ट किया उसको। बायोलॉजी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चन्स मेरे को नहीं आ रहे, तो उनको मैंने ऐसे मार्क कर लिया कि क्वेश्चन मुझे लास्ट में देखने हैं। बायोलॉजी करने के बाद मैं केमिस्ट्री पे स्विच हुआ। केमिस्ट्री में सबसे पहले मैंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट किए, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनको करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं तो जल्दी हो जाएँगे। अटेम्प्ट अगर जल्दी होंगे तो टाइम कम लगेगा, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए काफ़ी टाइम बचा हुआ है, उसे आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री सॉल्व की, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को नहीं आ रहे थे, वो मैंने मार्क कर लिया। एंड देन उसके बाद मैं फाइनली मेरे पास 1 एंड हाफ ऑवर बचा था फिज़िक्स के लिए, तो मैंने आराम से सोचा कि मेरे पास काफ़ी टाइम है, फिज़िक्स मेरा वीक सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी टाइम बचा है, इसे ध्यान से करना है। मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करता गया और ऐसे इस तरीके से ऐसा लगा कि काफ़ी क्वेश्चन हो गए थे, फिर भी 6-7 क्वेश्चन बच गए थे। अब फिर मैंने वापस सेकंड राउंड पेपर को दिया। मैंने सबसे पहले बायोलॉजी के जो क्वेश्चन नहीं हुए थे वो किए, फिर केमिस्ट्री के एंड देन फिज़िक्स के। फिर जो 1-2 क्वेश्चन फिर भी लास्ट तक भी नहीं आ रहे थे, तो उसको मैंने सोचा कि काफ़ी पेपर मेरा काफ़ी अच्छा हो गया है, तो इन 2 क्वेश्चन को छोड़ने से मतलब नहीं है। फिर उसमें मैंने मेरे गेस के हिसाब से मतलब कि ये हो सकता है, उस तरीके से ओएमआर को फ़ील कर दिया था और वो क्वेश्चन भी लकीली सही हो गए थे। तो इस तरीके से मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया।
कॉलेज का फर्स्ट डे तो मतलब काफ़ी ही अच्छा था क्योंकि हमारे जैसे एम्स में ओरिएंटेशन होता है लगभग 1 वीक का। तो उस ओरिएंटेशन में हमको ये बताया जाता है कि आपको मतलब एक डॉक्टर अच्छा कैसे बनना है, किस तरीके से आपको पेशेंट को हैंडल करना है, किस तरीके से आपको पेशेंट के प्रति सिम्पैथी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ओरिएंटेशन हुआ था। उसके अलावा जो कॉलेज का फर्स्ट डे था तो काफ़ी मतलब अच्छा था कि हमको अच्छे सब एटिकेट्स बताए गए कि आपको किस तरीके से मतलब क्लीन शेव करके आना है। और हमको फिर बाद में जो हमारे हर्बल गार्डन्स है कॉलेज में वहाँ पे हमको घुमाया गया, हमको ब्रेकफास्ट करवाया गया और उसके बाद हमको लगभग शाम को 4 बजे फ्री कर दिया गया था। एंड उसके बाद हमारे सीनियर्स ने हमको ऐसे बताया कि आपको कौन-सी बुक्स पढ़नी है, उन्होंने अपनी बुक्स भी हमको दी कुछ जो उनके पास एक्स्ट्रा थी। और कॉलेज का जो फर्स्ट डे था वो काफ़ी ही अच्छा था, मतलब उस डे को तो हम भूल ही नहीं सकते, बहुत बढ़िया। सीनियर्स से रिलेशन मतलब काफ़ी अच्छे हैं, इससे एक तरीके से बताएँ तो मतलब जैसे एमबीबीएस इतना आसान नहीं है, मतलब इतना इसका कोर्स होता है, इतना सिलेबस होता है कि आप एग्ज़ाम से पहले तो सब कुछ पढ़ भी नहीं सकते। तो सीनियर्स ही होते हैं जो मतलब हमको ये बताते हैं कि कौन से टॉपिक रिलेटिवली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्लिनिकली भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो टॉपिक्स पेपर्स में ज़्यादा आते हैं, तो सीनियर्स हमको मार्किंग देते हैं कि किस तरीके से टॉपिक को पढ़ना है। आपको कौन से ऑनलाइन ऐप से पढ़ना है या अगर आपको लाइब्रेरी से कौन-सी बुक लाइब्रेरी से अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको कौन-सी बुक से किस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहिए, वो सब सीनियर ही बताते हैं। इसके साथ ही में सीनियर्स हमको कुछ एटिकेट्स भी सिखाते हैं, जैसे कि आपको प्रोफ़ेसर के सामने कैसे रहना है, किस तरीके से आपके जो क्लोथ्स होते हैं वो मतलब वेल आयरन्ड होने चाहिए। आप जब वाइवा देने जाते हैं प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम में तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन आने पे आंसर देना है और आंसर ना आए तो आपको किस तरीके से उसको हैंडल करना है, वो सभी हमको सीनियर से सिखाते हैं। क्योंकि हम तो पहले हैं लेकिन हमारे सीनियर्स इस कंडीशन को फेस कर चुके हैं, तो वो हमको बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो वे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनके लिए तो मेरा जो मैसेज है वो ये है कि देखो ऐसा है कि कुछ कॉलेजेस तो ऐसे होते हैं गवर्नमेंट जहाँ पे फीस बहुत हाई होती है, लाइक 50,000, 60,000 यहाँ तक कि 80,000 तक भी होती है पर ईयर कुछ कॉलेजेस। तो अगर आप नीट क्लियर करके उन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फिर भी आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि आपके लिए इतनी फीस अफोर्ड करना आपके पेरेंट्स को बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि आप इतने अच्छे से पढ़ाई कर लें कि आप जो इंडिया के एम्स है उसमें अपना एडमिशन ले सकें। एम्स में एडमिशन लेने से ये होगा कि आपकी यहाँ पे फीस काफ़ी कम है। 5 साल की फीस होती है ₹5,500 जो कि आप इज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बात करें पढ़ाई की कि आपको नीट के टाइम कैसे आप अपने जो सोर्सेज़ की कमी है उसको पूरा करें, तो इतना सा है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आज हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन तो होता है। तो आपको सिर्फ़ इतना सा करना है कि हर मंथ आपको मोबाइल रिचार्ज रखना है, डेटा रखना है। आपको ऑनलाइन बुक मिल सकती है ऐप से, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल सकती है यूट्यूब पे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप वहाँ से पढ़ के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बात करेंगे साथ ही प्रोग्राम की, तो ये काफ़ी ही हेल्पफुल है आपके लिए क्योंकि ये स्टूडेंट्स को गाइड करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे 3 अटेम्प्ट इसलिए थे क्योंकि मुझे गाइडेंस ही नहीं मिला कि मैं क्या करूँ आगे, मुझे कैसे पढ़ना है। लेकिन जिन परिवार में ऐसा होता है कि अगर उनके बड़े भाई-बहन इस फ़ील्ड में हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम जैसे लोग, जहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसने नीट किया हो या जिसने जेईई किया हो, जो उनको समझा सके, उनके लिए ये प्रोग्राम काफ़ी ही अच्छा है, क्योंकि आपको बताएगा कि आपको कौन-सी चीज़ पढ़नी है, कौन-सी छोड़नी है, आपको कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर डिमोटिवेशन हो रहा है, तो उसे कैसे हैंडल करें। अगर कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है, तो उसे किस तरीके से टैकल करें, ये सब आपको यहाँ पे ही पता चलेगा। और इस नॉलेज के साथ मैं मानता हूँ कि इंसान अपना समय बचा सकता है और इस टाइम बचे हुए टाइम को कोई अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर सकता है। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नीट 2023 के लिए या 24 के लिए, 23 के लिए तो अभी काफ़ी कम टाइम बचा है, तो उसको इतना सा कहूँगा कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस टाइम आपको ज़्यादा घबराहट हो रही हो, लेकिन ऐसा मतलब कि थोड़ी बहुत घबराहट की वज़ह से अपने पूरे साल भर की मेहनत को बेकार नहीं होने देना है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी कुछ पढ़ाई नहीं की, आपने साल लगाए हैं पूरे इस प्रिपरेशन को करने में, तो आपको याद भी होगी चीज़ें। उसी नॉलेज को अपने एक्सप्रेस करना है और अच्छा परफ़ॉर्म करके